कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है ये एनिसेंट हिस्ट्री का तीसरा वीडियो है जो हम कंटिन्यू सीरीज चला रहे हैं। इसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम वैदिक सभ्यता के ऊपर भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये हमारा क्विक रिवीजन चल रहा है हिस्ट्री का, ठीक है, जिसको हम आगामी एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए इसको ही कंटिन्यू करते हैं आगे। और देखिए, हमारा जो आज का शुरू है ये है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। कल तक हमने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल से पहले जो हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल था। उसके बाद अब जो हमारा सेशन है वो है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल में जो इसका संबंध है वह है, इसमें लिखित साक्ष्य थे परंतु क्या था, अपठनीय थे। तो इसी को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमारा आज का अध्याय जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। चलिए इसकी जो हम जानकारी सामान्य जानकारी देखते हैं वह क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है 2400 BC से लेकर 1700 BC। इसके जो सन है इसको लेकर कुछ साहित्यकारों ने जो है संशय की स्थिति पैदा की है। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है 2350 और से लेकर 1750 तक, मगर फिर भी सफिशिएंट जो है वह 2400 से लेकर 1700 BC के मध्य यह विकसित नगरीय और आद्य ऐतिहासिक काल की और कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ सीखी है। आगे हम देखते हैं कि इसका मुख्य निवासी जो थे ये कहाँ के थे। ये द्रविड़ और भूमध्य सागरीय, यानी कि इसके जो निवासी थे वो कहाँ के थे, वो थे आपके द्रविड़ और भूमध्य सागरीय। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा याद रख लेना कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द्रविड़ और भूमध्य सागरीय लोग जो थे वो कहाँ पर पाए जाते थे, वो सिंधु घाटी सभ्यता है। कोशिश किया गया है आपको हर एक वीडियो में कि हम पिक्चराइज करने के बाद इन चित्र को देखकर इनको बातों को याद रखना शुरू करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इसमें नामकरण और खोजकर्ता के ऊपर थोड़ी नज़र मार रखते हैं। क्या है, देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। नाम सुना होगा। और 1921 में रावी के किनारे स्थित हड़प्पा की खोज की गई थी। इसी नाम से जो है हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दिया गया था। देखिए बात ये थी 1853 में, हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। 1853 में जो है हमारे सबसे पहले रेल निर्माण शुरू हो गया था मुंबई से थाने के बीच। ठीक है, उसी क्रम में जो है हड़प्पा जो पाकिस्तान का एक नगर है वहाँ पर जो था रेलवे पटरी बिछ रही थी। उस टाइम पर जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर रेल पटरी के दौरान जब मिट्टी और ईंट पत्थर जब हम मिले तो वहाँ पर हमने देखा कि हड़प्पा स्थान पर जो है कुछ ईंट पत्थर मिले। तो हमने देखा यहाँ पर कोई सभ्यता थी। इस वजह से यहाँ से सबसे पहले जो खोज की गई वो खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की। ठीक, दूसरे जो है नामकरण के और खोजकर्ता के ऊपर वो है राखलदास बनर्जी। इसमें क्या कहा जाता है कि राखलदास बनर्जी 1922 में सिंधु के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो का जो नाम होता है वो होता है मृतकों का टीला। जब इसको पाया गया, ये सबसे बड़ा नगर है 1922 में सिंधु घाटी के किनारे पर मोहनजोदड़ो जिसे कहते हैं मृतकों का टीला, तो इसके ऊपर इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको क्या है, मेसोपोटामिया, यहाँ मेसोपोटामिया के अभिलेख मेलाहू शब्द से भी जानकारी इसकी मिलती है। ठीक है, चलिए ये क्विक रिवीजन के तौर पर है। हम अगर इसकी बात करें आगे देखते हैं इसका विस्तार। देखिए यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2019 का PCS था उसमें क्वेश्चन पूछा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। अब देखिए यहाँ पर हम उत्तरी बिंदु देखें तो मांदा जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे देखें तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, इसकी हमें बाउंड्री याद होनी चाहिए। तो ये आपका मांदा है जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर, और इसके दक्षिण में है दाइमाबाद। कहीं कहीं दाइमाबाद भी लिखा हुआ है, अहमदाबाद या महाराष्ट्र या गोदावरी नदी के तट पर। अगर हम पश्चिमी बॉर्डर देखें तो इसकी क्या है, सुतकांगे डोर, ये बलूचिस्तान दास्क नदी पर है। और अगर आगे पूरब में देखें तो आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश जो कि हिंडू नदी पर ये है। तो ये हुआ हमारा विस्तार। एक बार फिर देख लेंगे इस विस्तार को, यानी कि उत्तरी बिंदु जो है वो हमारा क्या है इसका, यानी कि उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक थी, मांदा जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे तक इसकी यहाँ थी। तो इसे प्राकृतिक बाउंड्री भी कह सकते हैं इसकी। फिर है दाइमाबाद, ये अहमदाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी पर। और अगर हम इसके देखें पश्चिम में तो सुतकांगे डोर बलूचिस्तान दास्क नदी पर, और यहाँ पर आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये विस्तार हो गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसका विस्तार जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, कुछ यहाँ से मैप के माध्यम से हम इसको थोड़ा कवर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हम कुछ बातों को यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं।
देखिए ये अफ़गानिस्तान वाला एरिया है, ये हमारा पाकिस्तान वाला एरिया है, ये हमारा सुतकागी डोर, यहाँ मोहनजोदड़ो, यहाँ कोटदीजी, ये सिंधु नदी, ठीक है, ये आपका कालीबंगा, ये हड़प्पा, ये आपका मांडा, ठीक है, ये आपका रोपड़, ये बनावली, ठीक है, ये आलमगीरपुर। तो देखिए ये जो आपका लोथल और ये आपका दहिबाद, तो ये जो कंडीशन है ये वाली, अगर हम ये कंडीशन देखें तो ये वाली कंडीशन जो है, ठीक है, ये वाली कंडीशन जो है, ये कंडीशन जो है दहिबाद वाली, और आपकी सुतकागे डोर ये वाली कंडीशन। तो इस तरीके से ये हमारी जो है वो बाउंड्री है, ठीक है। अगर हम यहाँ आगे बात करते हैं तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। आगे फिर हमने इसको थोड़ा सा ये देखा है कि यहाँ पर इसके जो है वो 5 बड़े नगर, यानी एक नगरीय सभ्यता थी, और सॉरी 6 बड़े नगरों की बात। तो ये क्या है, एक नगरीय सभ्यता है और 6 बड़े नगर इसमें दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा था, फिर उसका हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये इसके 6 बड़े नगर हैं। इनको आप यहाँ से कवर कर सकते हो, और ये मैंने पिक्चराइज किया है किस तरीके से यहाँ पर नगर रहे हैं। अगर हम लिपि की बात करें इसमें, तो लिपि जो थी वो थी हमारी भावात्मक, भाव चित्रात्मक, यानी कि फीलिंग के द्वारा, ठीक है। उनको चित्रों को देखकर ये पता लग सकता था कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर किया होगा, कहा होगा, ठीक है। और दाएं से बाएं लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। कैसी थी, अपठनीय थी, आद्य ऐतिहासिक काल की थी, ठीक है। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, अपठनीय थी और आद्य ऐतिहासिक काल की ये थी, ठीक है। आगे देखते हैं आगे इसमें क्या है। अब देखिए ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की बात की गई है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। एक बार याद रखोगे तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा नदी सॉरी हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी पर है, और इसकी खोज दयाराम साहनी और माधव स्वरूप बस्त ने 1921 में की। वर्तमान में जो इसकी स्थिति है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। फिर दूसरा जो है वो क्या है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है, ठीक है। राखल दास बनर्जी ने खोज की है, ठीक है, 1922 में की है। और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है लड़काना, वहाँ पर इसका जिक्र है। हमेशा भी नक्शे में भी देखेंगे, मैप में भी, वहाँ फिलहाल में एक बार इसको याद नहीं कर, टच तो कर ले माइंड से। आ गया चनोदड़ो सिंधु नदी पर है, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की 1931 में की, और सिंध प्रांत में है पाकिस्तान। कालीबंगा की बात करते हैं तो घग्गर नदी पर है, बीबी लाल और थापर, ठीक है, 1953 में राजस्थान हनुमानगढ़। तो देखिए इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगा मंगाया और उन्होंने लाल को थापड़ मार दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो कोटदीजी सिंधु नदी पर है, ठीक है। फजल अहमद ने इसकी खोज की 1953 में है, सिंधु प्रांत और खैरपुर में ये इसके है। आगे है रंगपुर, मादर नदी पर है, रंगनाथ राव ने खोज की थी 53-54 में खोज की थी, गुजरात का काठियावाड़ जिला है। रोपड़ सतलज नदी पर है, यगदत्त शर्मा ने 53-56 में इसकी खोज ही, पंजाब का रोपड़ जिला है। फिर लोथल, ये आपको सबको पता होगा, भोगवा नदी पर है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की, और 55 और 62 में इस पर खोज की, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। आलमगीरपुर हिन्न नदी पर है, यगदत्त शर्मा ने खोज की, और 1958 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में ये पड़ता है। सुतकांगे डोर जो हमारा दक्ष नदी पर है, और ये जो खोज की थी ऑरेंज स्टाइल ने और जार डेल्स ने 1927 से 62 में पाकिस्तान में ये स्थान है। बनवाली, ठीक है, रंगोई नदी पर है, रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसकी खोज की 1974 में, और ये हरियाणा के हिसार में इसका मतलब बर्ताव और स्थिति है। फिर धोलावीरा, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज की 1990-91 में, और गुजरात के कंधार जिले में इसका कच्छ जिले में इसका जिक्र मिलता है। तो ये आपकी थोड़ी सी जानकारी हो गई है। चलिए आगे देखते हैं इसको मैप में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने मैप में पूरी तरीके से इसको सजाने की कोशिश की। देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये आपका मांडा, ठीक है, मांडा है, ये रोपड़ है, बनवाली, ये आपका कालीबंगा, आलमगीरपुर, ये गंगा नदी है तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ये यमुना नदी है उत्तर प्रदेश, कालीबंगा हो गया आपका, ठीक, ये आपका चुनहुदड़ो हो गया है, ये आपका मोहनजोदड़ो हो गया है, ये आपका डाबर पोर्ट हो चुका है, सिंधु नदी आ रही है आपकी यहाँ पर, और सात कोंगडा यहाँ पर आ गया, कालाबंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से मैप में भी हम इसको थोड़ा सा देख रख सकते हैं, ठीक। और अगर नीचे देखें इसको तो यहाँ पर देखिए क्या है, लोथल यहाँ पर है गुजरात वाले एरिया में, ठीक है, और सतकागा डोर भी है, धोलावीरा है, देसलपुर। तो गुजरात में कौन कौन से हो गए हैं, आपका धोलावीरा हो चुका है, रंगपुर हो चुका है, लोथल हो चुका है, सुतकोटा होता है। तो ये इसकी जो हो गई वर्तमान स्थिति जो हमने मैप के माध्यम से कवर की है। चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में कुछ थोड़ी सी और विशेष टिप्पणी की गई है जो हमने देखा है। देखिए यहाँ पर हड़प्पा, दयाराम साहनी ने 1921 में मोंटगोमरी पाकिस्तान रावी नदी पर। फिर
अगर हम आगे देखें तो रोपड़, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ जिला पंजाब सतलज नदी पर। फिर यहाँ पर बनावली, रविंद्र बिष्ट ने जिला हरियाणा मतलब हिसार जिला हरियाणा का है, रंगोई नदी पर। आलमगीरपुर, यह यज्ञदत्त शर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडा नदी पर। कालीबंगा, बीबी लाल और थापर ने हनुमानगढ़ जिला है, यहाँ पर इसकी मतलब इसको बतौर स्थिति है अभी। तो अब यहाँ देखें मोहनजोदड़ो, तो गोपाल मजूमदार ने सिंधु नदी पर पाकिस्तान पर, यहाँ पर सॉरी ये राखलदास बनर्जी ने 1922 में लड़काना जिले पाकिस्तान में इसकी खोज हुई थी। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो चुनहुद्रो, गोपाल मजूमदार ने सिंध प्रांत पाकिस्तान और सिंधु नदी पर, और यहाँ पर आपका धौलपुर। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनको आपको हमेशा ही 100% याद रखना ही रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। तो अब हम इसकी बात करते हैं विशेषता। आजकल जो क्वेश्चन आने लगे हैं वो विशेषता से क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं विशेषता से, इसलिए ज़्यादातर ध्यान जो देना है विशेषता पर ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नगरीय विशेषता के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर पहली बात है कि ग्रिड पद्धति निर्मित नगर। पहला क्या है, ग्रिड पद्धति निर्मित नगर, यानी कि नक्शे के माध्यम से आयताकार यहाँ पर सिटी बनी हुई थी और चौकोर नमा जो है रास्ते थे। फिर यहाँ पर सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था, यानी कि यहाँ की जल की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यानी कि यहाँ पर जो नालियाँ थीं वो ढकी हुई थी। पक्की और ईंटें और अलंकृत ईंटों का कालीबंगा में प्रयोग किया गया था। घरों के दरवाजे खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के जो थे घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो इससे ये पता चलता है हमको कि उस टाइम के लोग काफ़ी समझदार होंगे कि उन्होंने जो दरवाजे यहाँ पर जो दरवाजे खिड़कियाँ जो हैं वो सड़क की ओर ना खोलकर पिछवाड़े की ओर खुलवाए गए हैं, पीछे की ओर खोले गए हैं। तो इसका एक दो कारण रहे होंगे मुख्य। पहला कारण ये हो सकता है कि बच्चे घरों से निकल कर जो है सड़क पर जाएंगे तो दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि घरों में जो है वो धूल मिट्टी वगैरह के जो कण हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, अब देखिए आया क्या है, शहर जो थे उच्च और निम्न वर्गीकृत थे। उच्च शहर किलाबंदी होते थे, उच्च शहर जो किलाबंदी थे। इसका अपवाद ये था कि कालीबंगा में दोनों भागों में किलाबंदी थी। कालीबंगा में दोनों भागों में किलाबंदी थी। ठीक है, आगे और बढ़ते हैं। तो इसकी आगे नेक्स्ट क्या विशेषता है, नेक्स्ट विशेषता ये है कि मोहनजोदड़ो में चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो में जो है वो क्या मिला है, देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो है प्राप्त बृहत स्नानागार मिले हैं और इसमें के मध्य इस तरह स्नान कुंड था। ठीक है, अब स्नान कुंड की जो आकृति की बात करें तो आकृति में हम देखें तो 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा, यह इसका विस्तार मिलता है। ठीक, अगर हम बात करते हैं पशुपालन की और कृषि की तो यहाँ पर देखिए पहली बात, जुते हुए खेत कहाँ से मिले, कालीबंगा से। मुख्य फसल क्या थी, गेहूँ और जौ, और लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस तरीके से अगर हम इनको देखेंगे ना तो थोड़ा अच्छे तरीके से हमें बातें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक, आगे देखते हैं अन्नागार। देखिए बड़ा टॉपिक है, हम मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, परंतु ये यूपी SSSC पैट में भी एक सिलेबस के तौर पर अक्सर ऐसा होता है कि सभी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछने की उम्मीद यहाँ रहती है। तो यहाँ देखते हैं अन्नागार। तो इसमें क्या था, अन्नागार अधिशेष उत्पादन, विकसित कृषि और मोहनजोदड़ो का अन्नागार सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो था सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो इसकी क्या विशेष जानकारी है, अगर हम पशुपालन के ऊपर देखें तो पशुपालन में हमने यहाँ पर देखा है पशुपालन। ठीक है, तो पशुपालन में क्या थे, भैंस और बैल और घोड़ा के साक्ष्य जो थे वो मिले हैं। घोड़े के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, अगर हम थोड़ा देखें तो कहाँ से, देखिए घोड़े के जो प्रमाण मिले हैं सुतकोटदा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। तो कुछ ही जानकारी यहाँ से इसकी हो चुकी है पशुपालन की। ठीक, आगे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषता। क्या देखते हैं, धार्मिक विशेषता। तो यहाँ पर स्पष्ट जानकारी का अभाव है, यानी कि धर्म की जो है स्पष्ट जानकारी का अभाव है। यहाँ धर्म की कोई जानकारी नहीं है। मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मातृ देवी और उर्वरता देवी की पूजा होती थी। मातृ सत्तात्मक समाज था। क्या समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था। ये वाली बात जो है आप ब्लॉक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद में वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे वो पितृसत्तात्मक समाज था, मगर यहाँ पर क्या है, मातृ सत्तात्मक समाज था। ठीक है, अब यहाँ पर वृक्ष जो थे, यहाँ पर जो थे वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कुबड़ वाला सांड, ठीक है, मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाला पुजारी मिला है। तो दोबारा से देख लेंगे इसको, दोबारा देखेंगे। धार्मिक विशेषता में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। मंदिरों के अवशेष नहीं हैं। मातृ देवी की पूजा और उर्वरता देवी की पूजा की जाती है और मातृ सत्तात्मक समाज और वृक्ष पूजा की और शिव पूजा के साक्ष्य मिले। कुबड़ वाला सांड
और मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाला पुजारी के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं पशुपतिनाथ की मोहरें। इसमें थोड़ा देखते हैं क्या क्या इसकी जानकारी है। तो पशुपति की मोहरें जो थी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता, भैंस, इसके साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की बात करें तो अग्निकुंड मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह की बात करें तो सूर्य उपासना हुई है। और शवाधान प्रक्रिया जो थी, शवों को जलाने का काम जो होता था मोहनजोदड़ो में होता था। ठीक है, शवों को दफनाने का काम जो होता था हड़प्पा में होता था। और युगम के साथ में समाधियाँ जो थी वो लोथल और कालीबंगा में होती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बातें जो हैं यहाँ से याद करनी जरूरी है। शवाधान प्रक्रिया जो है ये आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात यह कि शवों को जलाने की जो प्रक्रिया थी वो कहाँ पर हुई थी? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, शवों को दफनाने की जो प्रक्रिया थी वो कहाँ पर थी? हड़प्पा में। ठीक है, युग्म समाधियों की जो प्रक्रिया थी वो कहाँ पर थी? लोथल और कालीबंगा में। तो यहाँ से ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, कोशिश ये किया जा रहा है कि डीप में ना जाकर बातों को क्विक रिवीजन किया जाए, तो जिससे क्या है आपको कुछ बातें जो है यहाँ से याद हो जाएं और एग्ज़ाम में आपको कुछ सहायता मिले। देखिए ऐसा होता है कि कुछ अपने आप से पढ़ना होता है, कुछ हम टीचर से फ़ायदा मिलता है। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम में हम अच्छे नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो यातायात की अगर हम नज़र मारें तो यातायात में जो साधन मिले हैं वो क्या मिले हैं? यातायात में साधन जो मिले हैं वो हमारे क्या है कि यातायात में पहला जो है वो लोथल और सुतकोता से बंदरगाह मिले हैं। बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग होता था। समाज की अगर हम बात करें तो पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति और पर्दा प्रथा का जिक्र है। और मोहनजोदड़ो में नृत्य करती मूर्ति के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है, देखिए अगर हम जीवन शैली की बात करें, जीवन शैली की, तो जीवन शैली जो रही है वो हमारी क्या है? जीवन शैली के साक्ष्य जो है यहाँ पर 6 वर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहला ये लोथल और चुनहुदड़ो में मन के कारखाने, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग, पाशा शिकार जैसे मनोरंजन के कार्य, डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन, मिठास के लिए शहद का प्रयोग। तलवार के साक्ष्य नहीं थे, इसलिए इससे पता चलता है शांतिपूर्ण समाज यहाँ पर था। तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं तो इससे पता चला है शांतिपूर्ण समाज का यहाँ से जिक्र हुआ है। ठीक है, आगे अगर देखते हैं तो आगे क्या इसकी जानकारी हो सकती है? आपका व्यापार। ठीक है, व्यापार जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि व्यापार में देखिए मोहरों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा की मोहरों का एक श्रृंगारी पशु, ठीक, माप की इकाई जो थी 16 के अनुपात में। अब विदेशी व्यापार जो होता था वो कहाँ से किस चीज़ का होता था, इसको देख लेते हैं। विदेशी व्यापार और कहाँ से किस चीज़ का होता था। एक आध बार ऐसा होता है कि आपको युग्म बनाने के लिए, जोड़े बनाने के लिए दे देता है, और एक तरफ दे देता है आपको व्यापार आयातित वस्तु, और एक तरफ दे देता है प्रदेश। तो इनको हमें याद रखना है। तांबे के साक्ष्य जो मिले हैं वो किससे मिले हैं? खेतड़ी। तो तांबे का व्यापार जो होता था खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से होता था। चांदी का जो व्यापार होता था वो अफगानिस्तान, ईरान से होता था। सोने का जो होता था वो कर्नाटक, अफगानिस्तान से होता था, ईरान से। टिन का जो होता था अफगानिस्तान, ईरान से होता था। लाजवर्त मेसोपोटामिया से होता था, और शीशे का जो होता था वो ईरान से होता था। तो ये तांबे का हो गया खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान। चांदी का हो गया अफगानिस्तान, ईरान। सोने का हो चुका कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। टिन का हो चुका अफगानिस्तान, ईरान। और लाजवर्त ये हो गया मेसोपोटामिया, और शीशे का हो गया आपका ईरान का। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। अब इसकी शासन व्यवस्था देख लेते हैं कि इसमें शासन व्यवस्था में क्या था। शासन व्यवस्था में अगर देखें तो वाणिक वर्ण, शासन व्यवस्था वाणिक वर्ण। पहली बात क्या है? सिंधु सभ्यता में विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यानी कुछ लोगों ने बताया कि इसका विनाश का कारण जो होता है बाढ़ हो सकता है, मगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य से जुड़ी राजधानी कहा गया। तीसरी बात क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए। कहाँ से खोजे गए? गुजरात से। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जो पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों के साक्ष्य जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? कोटद्वार से, टेराकोटा से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी साइट जो है वो कौन सी है? राखीगढ़ी, हरियाणा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखिए क्या सबसे बड़ी जो साइट है, सबसे बड़ी साइट जो है वो कहाँ से मिली है? ये राखीगढ़ी, हरियाणा और मोहनजोदड़ो से। आग की पकी हुई ईंटें कहाँ से मिली हैं? टेराकोटा से। ठीक है, अगर स्वतंत्रता प्राप्ति की अगर हम बात करें के पश्चात हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि 1947 के बाद में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। और पिक्कट ने हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत जानकारी जुड़वा राजधानी कहा है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या विशेष जानकारी है। चलिए अब देखते हैं, एक तरफ है स्थल और एक तरफ है इसके साक्ष्य। ठीक है, एक तरफ है स्थल और एक तरफ क्या है? इसके साक्ष्य। तो देखिए मोहनजोदड़ो सबसे पहला हमारा क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा अन्नागार मिला,
और यहाँ पे स्नानागार मिला, पशुपति की मोहरें मिली, नर्तक करती मूर्ति मिली, सबके साक्ष्य मिले और दाढ़ी वाला पुजारी मिला। ठीक है, अब हम इसको मोहनजोदड़ो को एक और तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो में एक पुरोहित के साक्ष्य मिले। अब पुरोहित क्या करता है, पुरोहित करेगा स्नान, तो स्नान के लिए अन्नागार हो गया। अब स्नान करेगा तो फिर वो क्या खाएगा, सॉरी स्नान के लिए स्नानागार हो गया, फिर क्या करेगा वह अन्न खाएगा, तो अन्न के लिए क्या हो गया अन्नागार। और जब अन्न खा लेगा तो उसके बाद वो क्या करेगा, वस्त्र पहनेगा, तो इसमें वस्त्र के साक्ष्य मिले थे सूती के यानी कपास के, सॉरी कॉटन के। ठीक, जब वस्त्र पहनेगा तो उसके बाद में कहाँ पर जाएगा, वो पानी पीने के लिए, और पानी पीने के लिए कहाँ जाएगा, कुएँ पर, तो कुएँ के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। और जब कुएँ पर साक्ष्य मतलब पानी पी लिया उसने, तो उसके बाद वो कहाँ चलेगा, चौड़ी सड़क पर, चौड़ी सड़क के साक्ष्य यहाँ मिले। अच्छा चौड़ी सड़क पर चला तो क्या मिली, नृत्य करते की पशुपति नाथ की मोहरें या पशुपति नाथ की मूर्ति मिली, ऐसे याद रखिए। और जब पशुपति नाथ की मूर्ति मिली तो उनने क्या करना शुरू कर दिया, नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे नृत्य किया तो वहाँ पर क्या लग गया, सभाधान यानी कि सभा लग गई, तो सभा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। और उन्होंने क्या लगा दिया, भीड़ लग गई है, और वो क्या दे रहे हैं, तांबे के ढेर लगा दिए उन्होंने। तो ये सारी बातें जो है यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हड़प्पा से जो है वो क्या साक्ष्य मिले हैं, देखिए हड़प्पा से साक्ष्य मिले हैं, एक सरंगारी पशु वाली मोहरें मिली हैं, माता देवी का प्रतिमा मिला है। तो ये यहाँ से बस ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 ही यहाँ से इतने में याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, कालीबंगा। ठीक है, क्या है आपका, कालीबंगा। तो कालीबंगा से क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, चूनी कारखाना मिला है, युग्म समाधि मिली है, जुतुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं। सुतकोटदा गुजरात से क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं लोथल। तो लोथल में जो आपको मिला है, गुजरात में है ये जगह, कहाँ पर है, गुजरात में जगह है लोथल। अब बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा था, धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, अग्निकुंड, युग्म समाधि मिली है, मन के बनाने का कारखाना यहाँ से मिला है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। ठीक, तो इसमें कुछ विशेष जानकारी ये थी। ठीक है, अब देखते हैं अध्याय 4 में क्या है हमारा, वैदिक सभ्यता। ठीक है, अब देखिए वैदिक सभ्यता की जो बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता में जो है हमारे 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो होता है ऋग्वैदिक काल और एक हो जाता है उत्तर वैदिक काल। अभी 1500 BC से 1000 BC का जो काल है वो है ऋग्वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक उत्तर वैदिक काल है। मगर आप यहाँ कुछ थोड़ा समझिए, देखिए 40,000 वर्ष पूर्व होमो सैपियंस की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके बाद में 2300 में सिंधु घाटी सभ्यता का चला जो नगरीय सभ्यता थी। तो 2300 और 40,000 वर्ष यानी कि लगभग ऐसा मान के चलिए 37 वर्ष 36,000 वर्ष 37,000 वर्ष में क्या हुआ, एक सभ्यता बनी होगी। वो ग्रामीण सभ्यता लेकर चरम तक नगर तक पहुंची होगी। फिर बाद में उसने धर्म और स्वीकारना बंद कर दिया, साक्ष्य मतलब कुछ नहीं हुआ, तो उसके क्या हुआ, प्रकृति ने विनाश किया। उसे हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक विनाश कह सकते हैं। और उसके बाद जब 200 साल बाद या 250 साल बाद 200-250 साल बाद वहाँ पर जब कोई सभ्यता नहीं थी, तो वहाँ से मध्य एशिया से आर्य लोग आए और आर्य लोगों ने उस जगह पर वास किया। और जब कहीं भी नई सभ्यता का वास होता है, नया विकास होता है, तो या तो ग्रामीण होता है, कबीला ही होता है। तो यहाँ से ये पता चलता है इन लोगों ने आकर यहाँ खाली ज़मीन पर अपने कबीले या अपने वास शुरू किया होगा। और इसी को देखते हुए जो है हम अब इसको पढ़ सकते हैं कि 200-250 साल बाद सिंधु घाटी सभ्यता के 250 साल बाद वैदिक सभ्यता का उद्भव हुआ। और वो कैसी सभ्यता थी, वो थी ग्रामीण सभ्यता। तो देखिए इसे हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वैदिक सभ्यता की विशेषता। वैदिक सभ्यता आर्य द्वारा विकसित एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, ये मूल निवासी जो थे वो मध्य एशिया, ये किसके अकॉर्डिंग है, मैक्स मुलर के अनुसार है कि मध्य एशिया के मूल निवासी थे। यहाँ पर अगर और थोड़ी सी बात समझें तो ये यहाँ पर कहा गया कि सर्वप्रथम ये पंजाब, अफगानिस्तान, सिंधु के आसपास निवास करते हैं। इन्होंने सबसे पहले जो आसपास निवास किया था वो कहाँ पर किया था, पंजाब एवं अफगानिस्तान के सिंध के आसपास निवास किया था। इनकी भाषा जो थी वो संस्कृत थी। देखिए यहाँ पर 1500 BC और 1000 BC में संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की गई थी जो पाणिनि ने रचित की थी। और वह संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक थी जहाँ से संस्कृत की वर्णमाला शुरू हुई। तो ये वहाँ ऐसे मान के चलिए ये वैदिक सभ्यता वह सभ्यता है जहाँ से हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। यानी कि ये एक सभ्यता है जहाँ पर लिखित साक्ष्य मिले और जिनको हम आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो रियल में लिखित संविधान जो शुरू होता है वैदिक सभ्यता शुरू होता है, जिसको हमने बात कहा संस्कृत। और ये संस्कृत कैसी थी, वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे वह हमारा ऋग्वैदिक काल। 2 कालों में बांटा गया है, 2 कालों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और
उत्तर वैदिक काल। तो इसमें हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल, जो 1500 BC से लेकर 1000 BC तक मिलता है। तो इसमें एक तो ये पहचान है सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, यहाँ पर ऋग्वेद की रचना की गई थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और अन्य प्रसंगों की वहाँ पर रचना की गई थी। इतनी ही बात वहाँ पर यहाँ याद रखने योग्य है। ठीक, देखिए इसकी पहले देख लेते हैं, शॉर्टली बात कर रहे हैं हम। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? देखिए, अगर हम यहाँ थोड़ी सी बात करते हैं तो यहाँ पर राजनीति और सबसे छोटी इकाई जो थी, अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी, जिसका जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? कुलपति या कुलूप। उससे बड़ी जो सभ्य होती थी वो होती थी ग्रामीण। कौन था? ग्रामीणी। इससे बड़ा जो क्षेत्र होता था वो होता था भिष, जिसे हम कहते थे भिषपति, उसकी निगरानी करता था। फिर होता था जन, जिसका निगरानी करता कौन था? राजन। फिर होता था राष्ट्र, और राष्ट्र की निगरानी कौन करता था? राजा। और सबसे बड़ी इकाई जो थी वो क्या थी? राष्ट्र थी। तो ये हो गई हमारी राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं तो प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? यहाँ पर प्रमुख अधिकारी यहाँ कौन कौन से थे इसको देख लेते हैं। देखिए, धार्मिक अधिकारी रूप में यहाँ पर पुरोहित रहता था। धार्मिक अधिकारी रूप में कौन रहता थे? पुरोहित। तो जो धार्मिक अधिकारी होते थे उन्हें हम क्या कहते थे? पुरोहित कहते थे। एक वशिष्ठ होते थे जिन्हें रूढ़िवादी कहते थे, और एक विश्वामित्र जो उदारवादी होते थे। ठीक है। गुप्तचर अधिकारी को स्पष्ट कहा जाता था। दुर्गपति को पुरप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुरप। चारागाह गोचर भूमि का अधिकारी जो होता था उसे बाजपति कहा जाता था। अब पुलिस या अपराधी पकड़ने वाले को क्या कहा जाता था? उग्र कहा जाता था। सूत रत्कार, जो सूत यानी कि कर्जा देता था, रत्कार और कम्मापित जो होते थे 12 रत्नियों का होता था, 12 रत्नियों का। ठीक है। अगर यहाँ देखें तो कुछ नोट पॉइंट की बात भी क्या है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होते थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होते थे वो कौन होते थे? पुरोहित और सैनिक होते थे, जबकि न्यायिक अधिकारी का उल्लेख यहाँ पर नहीं था। यानी कि इतना प्यारा समाज था ग्रामीण कि यहाँ पर न्याय की आवश्यकता ही नहीं होती थी, यानी कि शांत व्यवस्था थी। ग्रामीण क्षेत्र था, कृषि करना जानते थे, शुरू कृषि हुई थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मान के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बहुत बात ग्रामीण हुए, तो यहाँ पर इन्होंने जो है कृषि करनी और पशुपालन करना सबसे ज़्यादा उचित समझा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभा और समिति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी ही पड़ेगी भाई। अगर आपको एग्ज़ाम में बात करनी है, अपने समझ बढ़ानी है, तो यहाँ पर आपको ये वाली बात याद रखनी पड़ेगी। तो देखिए, इसमें हम ध्यान देते हैं सभा और समिति। तो ये पहले ये दोनों बात देख लेते हैं कि सभा और समिति क्या होती थी। तो ये राजा को सलाह देने वाली एक संस्था होती थी, और वो होती कौन सी थी? एक तो सभा और एक समिति। संस्था कौन कौन सी होती थी? सभा और समिति। सभा में लोग रहते थे, श्रेष्ठ लोगों की संस्था थी, और समिति में सामान्य लोग, यानी कि जो उस समय के श्रेष्ठ लोग थे उनकी क्या होती थी? सभा। और जो सामान्य लोगों की संस्था होती है उसे क्या कहते थे? समिति। और उसकी अध्यक्षता कौन करता था? ईशान उनके अध्यक्ष करता था। इसमें नोट करने वाली बात जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है कि स्त्रियों को सभा और समिति में भाग ले सकती थी, परंतु बोल नहीं सकती थी। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि इस सभ्यता में क्या स्त्रियों की स्थिति सही होगी? बिल्कुल सही होगी। जब स्त्रियाँ सभा और समितियाँ भाग ले सकती हैं तो उनकी स्थिति अच्छी होगी। तो यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है स्त्रियों की स्थिति सही थी। चलिए आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। युद्ध में अगर थोड़ी सी बात करें तो युद्ध में क्या था? यहाँ पर युद्ध के लिए गाविष्ठी शब्द का प्रयोग किया था, गायों की खोज करता। ठीक है। दसराज युद्ध की जानकारी थोड़ी सी मिलती है। पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर सुदास भारत का नामक सुदास विजय और 10 जनों के मध्य युद्ध हुआ था। अगर जानकारी की बात करें ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। 10 राज युद्ध की जानकारी मिलती है ऋग्वेद के 7वें मंडल। तो देखिए, ऋग्वेद के कुछ मंडल याद रखना। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र, 7वां मंडल ऋग्वेद का जिसमें जानकारी मिलती है दसराज का, 8वां मंडल हस्तलिखित रचनाओं का जिन्हें खिल कहते हैं, 9वां मंडल जिसमें सोमदेव का जिक्र है, 10वां मंडल जिसमें वर्णों का जिक्र है, कि जिसका जिक्र है वर्णों का। तो ये थोड़े से ऋग्वेद के मंडल भी याद रख लेना। चलिए आगे देखते हैं क्या इसकी क्या विशेष जानकारी है। तो अब यहाँ पर जानकारी जो है सामाजिक जानकारी, सिंधु घाटी ऋग्वैदिक काल की सामाजिक जानकारी क्या थी? ऋग्वेद काल की जो सामाजिक जानकारी थी वो क्या थी? तो इसमें थोड़ा सा आगे देख लेते हैं सामाजिक जानकारी में, तो वो क्या है। देखिए, सामाजिक जानकारी में क्या थी? वर्ण व्यवस्था सबसे पहले। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल अभी हमने बताया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्ण दिए गए हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण होते थे पंडित, क्षत्रिय होते थे शक्तिशाली, वैश्य होते थे व्यापारी, और शूद्र होते थे निम्न जाति के। विभाजन का आधार जो था वो क्या था? कर्म पर। तो ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर विभाजन था, जबकि उत्तर वैदिक काल में जन्म से हो जाएगा आगे। ऋग्वैदिक काल में जो था वो कर्म के आधार पर था, और उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा? जन्म के आधार पर। और कैसा शासन था? पितृसत्तात्मक शासन था।
बेहतर सत्तात्मक शासन था। हालांकि स्त्रियों की स्थिति जो थी बेहतर थी। मैंने अभी पीछे जिक्र किया है कि स्त्रियों की स्थिति जो थी बेहतर थी। शिक्षा, जो शिक्षा ग्रहण करती तो ना हम क्या कहते हैं, लोमा मुद्रा कहते थे, घोपा कहते थे, सिक्ता कहते थे, अपाला कहते थे, या विदुषी स्त्री, यानी कि जो विद्वान स्त्रियाँ होती थी, विदुषी प्रयोग करते हैं बहुवचन मतलब स्त्रीलिंग के लिए, तो विदुषी स्त्रियाँ होती थीं। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं था। तो आप यहाँ से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि जिस समाज में बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं होगी तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति या स्त्रियों की स्थिति कैसी होगी, बेहतर होगी। पति के साथ यज्ञ में भागीदार कर सकती हैं। विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती है। ये इसकी कुछ जानकारी यहाँ से है। फिर एक और यहाँ से जानकारी मिलती है क्या, कि आमाचू किसे कहा जाता था, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, अमाचू का था। तो देखिए थोड़ी जानकारी और देखेंगे। ये हालांकि यानी कि स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। शिक्षा करने वाली को विदुषी कहा जाता, बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं था, पति के साथ यज्ञ में भागीदारी कर सकती थी, और विधवा स्त्री देवर से विवाह कर सकती थी। तो इससे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर बेहतर थी, बहुत बेहतर थी। बेहतर के साथ साथ का मतलब क्या होता है कि बहुत बेहतर थी। समझ गए नहीं? चलिए आगे देखते हैं क्या है इसमें और जानकारी। ठीक है, तो यहाँ धर्म की बात कर लेते हैं कि अब सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म से जुड़ी बातें जो थी वो क्या, सिंधु घाटी सभ्यता ने ऋग्वेदिक काल में धर्म से जुड़ी क्या बातें थी। तो देखिए धर्म से प्रिय देवता यहाँ पर इंद्र था, जबकि यही उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, प्रजापति। क्या हो जाएगा, प्रजापति। अग्नि की अगर हम बात करें तो अग्नि मनुष्य और देवता के मध्यस्थ था, अग्नि देवता। पवित्र पशु जो होता था गाय था। अधन्य कहा जाता था न मारने वाले योग्य पशु को। पवित्र नदी सरस्वती। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित था, जिसका संबंध ऋग्वेद से था, तो ये बताया जाता था गायत्री मंत्र की जो रचना की थी वो किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना जो की थी वो विश्वामित्र ने की थी, विश्वामित्र ने। और देखो इसकी क्यों की गई थी, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये बात इंपॉर्टेंट है आपको, यानी लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसलिए ये तीसरे मंडल में इसका विवरण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी और विशेष जानकारी क्या है। तो कुछ देवता हैं जिनको हम टिकली याद करेंगे और उनका संबंध। चलिए देखते हैं इनका संबंध क्या है। इंद्र, देखिए इंद्र को युद्ध का देवता कहा जाता था और वर्षा का देवता कहा जाता था। ठीक है, दूसरा है अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में था। तो याद रखिए जब अग्नि जलती है तो एक तरफ देवता होते हैं, देवता का वास होता है, और दूसरी तरफ मनुष्य बैठा होता है। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य का निर्माता। समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन में दिन रात का कर्ता, इसे कहा जाता है। धो आकाश का होता पर्यवाचक। ठीक है, तो यहाँ से जानकारी मिल जाएगा आकाश का देवता, यही सबसे प्राचीन देवता। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन, देखिए अश्विन इंडियन टीम में गेंदबाज हैं, स्पिनर। तो यहाँ से पता चल सकता है कि जब विपत्ति आती है इंडियन टीम पर तो किसको बुलाते हैं, अश्विन को। तो यहाँ से याद रखेंगे अश्विन विपत्तियों को हराने वाला देवता। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे इसको जल्दी से। ठीक है, क्या इंद्र जो थे युद्ध के देवता और वर्षा के देवता। अग्नि जो थे वो देवता और मनुष्य के बीच के मध्यस्थ थे। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तक एवं दिन रात के कर्ता। धो जो थे आकाश के देवता थे। ठीक, सोम जो थे वनस्पति देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता थे। अश्विन जो थे वो संपत्ति मतलब विपत्तियों को हराने वाले देवता थे। इसके आगे कुछ अन्य देवता हैं। पूषण जो है वो पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक या पालन करता। मारुत आंधी तूफान के देवता, ये मोस्ट है। ठीक है, मारुत पूछ जाता है, ये मोस्ट है। ठीक है जी, तो चलिए आगे देखते हैं आगे और विशेष जानकारी क्या है। तो अब जीवन शैली की बात कर लेते हैं कि जीवन शैली में क्या है। तो मनोरंजन के लिए जो है ऋग्वेदिक काल में संगीत और रथदौड़ और घुड़दौड़ का प्रयोग करते थे। प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। मुख्य पेय पदार्थ जो था वो सोमरस जो वनस्पति से निर्मित होता था। वस्त्र जो थे वो 3 प्रकार के होते थे, जैसे एक बास, एक अधिबास और एक उशूनीय। ठीक है, अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अन्य जानकारी की अगर हम बात करें तो देखिए अन्य जानकारी इसमें क्या है। मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन फिर कृषि। मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन और फिर कृषि। धातु जो थी लोहा, जिसे श्याम अयस्क आर्य ने खोजा था। तांबा लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है, आदान प्रदान का माध्यम से जो था वो क्या था, वस्तु विनिमय की प्रणाली। ठीक है, मुख्य व्यवसाय क्या था, वो पशुपालन और कृषि था। धातु जो थी वो लोह अयस्क थी, तांबा लोहित अयस्क, और आदान प्रदान करने का माध्यम जो था वस्तु विनिमय। ठीक है, ये इसमें जिक्र दिया गया है। आगे अगर थोड़ी जानकारी करते हैं तो
पानी क्या होता था? व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते थे? पणी कहते थे। वैक नोट, सूदखोरी जो था, ब्याज पर ऋण देने वाला जो होता था वो क्या होता था? सूदखोर होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, तो इनकी विशेष जानकारी देख लेते हैं। पहले परिचय देख लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है? सरस्वती। सर्वाधिक उल्लेखित नदी जो है वो सिंधु है। ठीक है, सिंधु नदी का सर्वाधिक ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। गंगा का 1 बार किया गया है और यमुना का 3 बार किया गया है उल्लेख। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। ठीक है, इस पर मैंने इधर चिन्ह बनाने मतलब सॉरी इधर मैंने चित्र बनाने की कोशिश की थी, जिससे कि आपको समझने में यहाँ पर थोड़ी सावधानी होगी। तो कुम्भ जो कहा जाता था वो किसे कहा जाता था? कुंभा को, सॉरी खुर्रम को। और कुंभा जो कहा जाता था वो किसे कहा था? काबुल को। बितस्ता झेलम को, अस्कनी चिनाब को, पुरुषोनी रावी को। ठीक है, सतुद्री सतलुज को, बिपाशा ब्यास, सदानीरा गंडक, दती घंगर को, गोमती गोमल को, और सुवस्तु जो कहा जाता था स्वात को। ठीक है, एक बार और देखो इनको। कुरुम्भ कहा जाता था खुर्रम को। ठीक, कुंभा कहा जाता काबुल को, बितस्ता कहा जाता झेलम को, आश्किनी कहा जाता था चिनाब को, और पुरुषनी कहा जाता था रावी को। ठीक है, सतुद्री सतलुज को कहा जाता था, बिपाशा कहा जाता था ब्यास को, सदानीरा कहा जाता था गंडक को, दृष्टि कहा जाता था गग्गर को, और गोमती कहा जाता था गोमल को, सुवस्तु कहा जाता था स्वात को। ठीक ठीक, आगे देखते हैं इसकी और विशेष जानकारी। अब आ गया हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, देखिए मैं थोड़ा शॉर्ट इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ से क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था। तो इसका टाइम पीरियड कितना है? 1000 से लेकर 600 BC तक। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर, जिसका जिक्र अभी हम कर ही रहे थे पीछे, क्या था कि इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सबसे प्रिय देवता बनाया गया। ठीक है, दूसरी बात क्या, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय क्या होता था? राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के जगह, यानी कि व्यवसाय कर्म के आधार पर जो है जन्म के आधार पर निर्धारित हो गई थी। यानी जो वर्ण जो थे वो कर्म के आधार से हटकर किस पर हो गए थे? जन्म के आधार पर। अब जिस वर्ण में जो जन्म लेगा वो उसी वर्ण में रहेगा, इसका ये तात्पर्य है, जो 10वें मंडल में इसका जिक्र दिया है ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सिरा कहा जाता था और हल लेखा को सीता कहा जाता था। ये और जानकारी मिल सकती है। ठीक, और आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो है निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति और मूल्य से सिक्कों से चलन को कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर प्रथम एक नगर था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर एक प्रथम एक नगर था, जिसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये भी अच्छा हो सकता है। फिर दूसरा इफेक्ट जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये हो सकता है, गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है उत्तर वैदिक काल में ही किया गया था। तो याद रखेंगे इन दोनों को। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी और विशेष जानकारी क्या है। ठीक है, देखिए अन्य ऐतिहासिक स्रोत क्या है उत्तर वैदिक काल से। तो देखिए अन्य वैदिक क्या है। उपनिषद संख्या कितनी है? 108। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, ये बात आ गई है। फिर आगे महाकाव्य हैं, तो संख्या कितनी है? 2, महाभारत और रामायण। ये 2 महाकाव्य की बात की है। आगे देखते हैं वो दोनों महाकाव्य में क्या है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या है। अब हमने यहाँ पर प्रमुख दर्शक और उनके प्रवर्तकों से यहाँ से डाला है। अब इसमें थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। क्यों? देखिए, चार्वक दर्शन शास्त्र फिलोसफी, यानी कि पेरेमेंटस फिलोसफी एंड द पियर प्रोमेटर्स, ये होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर दर्शन शास्त्र कौन था? चार्वक। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? चार्वक ही थे। योग दर्शन शास्त्र है पतंजलि थे। सांख्य कपिल। देखिए, ये सांख्य वह है, जैनियों ने भी अपना दर्शन सांख्य से लिया है और बौद्धों ने भी अपना दर्शन जो है सांख्य से लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, सांख्य दर्शन, क्योंकि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर थे उन्होंने जो दर्शन की शिक्षा ली थी वो सांख्य दर्शन से ली थी। जबकि गौतम बुद्ध के प्रथम जो गुरु थे अलार कलाम ने, उन्होंने भी शिक्षा सबसे पहले किसकी दी थी? सांख्य दर्शन से दी थी। आगे बात करते हैं न्याय। ये गौतम कौन है? ये गौतम है। फिर पूर्वी मीमांसा जैमिनी, उत्तरी मीमांसा जो है बादरण्य, और आपका जो है वैशेषिक जो है वो कड़ाद और उलूक यहाँ से हो सकता है इसका। ठीक है भाई, तो ये आपकी कुछ यहाँ से जानकारी मिली है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी है जिसे आपको याद रखना है, यानी कि वेदांत दर्शन। क्या? वेदांत दर्शन में मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और वेदांत सूत्र की रचना बादल ने की थी, याद रखना है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ कौन सा? ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी?
बदरायन ने की थी। ये बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो आज के सेशन में जो हमने सीखा है, जिसे हमने शॉर्टली जानकारी या ट्रिकी तरीके से हमने जानकारी ली है, तो वो किसी चीज़ की ली है, तो हमने जानकारी ली है आपसे, मतलब आपको जो जानकारी दी गई है वह जानकारी थी हमारी सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता की, जो आपके क्विक रिवीजन के तौर पर हमने यहाँ से की थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिससे कि हमें सपोर्ट मिलेगा और हम आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अभी सुधार करना चाहिए, कोई सजेशन, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, या कुछ अगर ऐसा लगा हो कि मेरे द्वारा मिस किया गया हो तो वहाँ पर भी आप कमेंट्स बॉक्स में इसको लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये कंटिन्यू आपकी ये क्लासें जो हैं चलती रहेंगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।